ठीक है, देखिएगा आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स मैट्रिक्स का। ठीक है, ये दोनों साथ ही में आता है, एडजॉइंट और इनवर्स। पहले हम लोग एडजॉइंट को समझ लेते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, उसके बाद इसका जो डेफिनेशन है ये सब देखेंगे। आप लोगों को मैंने कोफैक्टर और माइनर बताया हुआ था, क्या आप लोग को याद है कोफैक्टर और माइनर? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा कि एडजॉइंट क्या होता है। डिटरमिनेंट में ही ना सर कोफैक्टर और माइनर सेम चीज है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कोफैक्टर का मतलब वही है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि हम लोग किस चीज के बारे में, हाँ डिटरमिनेंट में जो कोफैक्टर देखे थे, माइनर देखे थे, वही वाला चीज है। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या जो चीज बताना चाह रहा हूं समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें देखना है कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बड़ा ही आसान सा चीज है। और एडजॉइंट अगर किसी मैट्रिक्स का है तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो उस तरीके से लिखा जाता है। अब ये एडजॉइंट होता क्या है उसको मैं थोड़ा सा हल्का सा एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा। मान लेते हैं हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, जैसे 2 1 0 5 0 2 3 1 1, ऐसे हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3x3 ऑर्डर का। अगर इसका मैं सारा का सारा कोफैक्टर निकालता हूं, ठीक है, इसका मैं क्या करता हूं, सारा का सारा कोफैक्टर निकाल लेता हूं। अगर मैं इसका सारा का सारा कोफैक्टर निकाल लूंगा तो मेरे पास कैसा आएगा, और इसका सारा का सारा कोफैक्टर निकाल के अगर उस कोफैक्टर को यूज करके मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो कैसा दिखेगा। टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 कोफैक्टर आएंगे, और कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा जिसका नाम रख देते हैं C11, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। यानी कि हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, हमें सारा का सारा कोफैक्टर निकालना है इस वाले मैट्रिक्स का, और उस कोफैक्टर जो जो निकला है उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देना है अलग से। ठीक है, पहले एक मैट्रिक्स दिया गया है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका कोफैक्टर निकालना है और जितना कोफैक्टर निकलता है उसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना देना है। अब ध्यान से समझिएगा कोफैक्टर कैसे निकलता था, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये i प्लस जे, अगर ये i प्लस जे इवन होता है तो कोफैक्टर जो है माइनर के बराबर होता है, और ये अगर i प्लस जे ऑड होता है तो कोफैक्टर जो है नेगेटिव ऑफ माइनर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं C11 निकालूंगा तो C11 निकालने के लिए ये और ये एलिमेंट हट जाएगा, हमारे पास बचेगा 0 2 1 1। मैं डायरेक्टली इसमें लिख दूंगा तो हो गया 1 0 जा 0 माइनस 1 2 जा 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2। ठीक है, डायरेक्टली निकाल दे रहा हूं मैं। और कोफैक्टर जो है वो माइनर के बराबर होगा क्योंकि 1 प्लस 1 जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट कि ये C11 कैसे निकला, क्या हुआ? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग निकालते हैं, चलिए C12। ठीक है, C12 निकालने के लिए हम ये और ये हटाएंगे, उसके बाद 5 3 2 1 ये बचेगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6, -1 आएगा सर। हाँ -1 आएगा, बट 1 प्लस 2 जो है वो ऑड है, जिसके वजह से माइनर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जिसके वजह से हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। किसी को कोई दिक्कत कि 1 वैल्यू कैसे आया, क्या आया? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। C13 अगर हमें निकालना है, 13 निकालने के लिए यानी कि ये और ये हटा देंगे, और 1 प्लस 3 जो है इवन नंबर है तो ये माइनर के बराबर आ जाएगा, ये 5 1 जा 5, सिंपली 5 आ जाएगा। C21 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 1 वाला एलिमेंट हटाएंगे, C21 ये। ठीक है, और साथ ही साथ होगा क्या, C21 निकालने के लिए 2 प्लस 1 3 है, ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ऑफ माइनर आ जाएगा, तो हमारे पास ये एलिमेंट बचा, 1 1 जा 1 माइनस 1 इंटू 0, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1, क्योंकि आगे एक माइनस लग जाएगा क्योंकि C21 2 प्लस 1 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद C22 अगर निकालेंगे तो C22 हमारे पास निकलेगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हटा के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 2 प्लस 2 इवन है तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, तो इसका वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगा, 2। C23 जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास आएगा
C23 यानी कि ये एलिमेंट हट गया, तो हमारे पास बचा 2 1 और 3 1, तो ये 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, तो 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 और 2 प्लस 3 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1। C31 अगला C31 निकालेंगे तो C31 निकलेगा हमारे पास आ गया, हाँ C31 ये और ये हट जाएगा, तो ये होगा 1 2 जा 2, 3 प्लस 1 4 है, तो इसका वैल्यू 2 ही आ रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि 1 इंटू 2 और 0 इंटू 0। उसके बाद C32 निकालेंगे, C32 कैसे निकलेगा, ये हो गया C3, ये हो गया 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस और 3 प्लस 2 जो है ऑड है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 4। ठीक है, उसके बाद आखिरी निकालेंगे हम लोग, आखिरी हमारे पास क्या आ जाएगा C33। ठीक है, तो C33 जो निकलेगा वो ये और ये हट जाएगा, यानी कि 2 0 जा 0 और माइनस 5, तो ये माइनस 5 ही आएगा क्योंकि 3 प्लस 3 जो है वो हमारा इवन नंबर है। ठीक है, सबको याद होना चाहिए हमने क्या किया, हमने कोफैक्टर यूज किया। कोफैक्टर क्या होता है, Cij इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, सारा का सारा कोफैक्टर निकाल लिया। अब सारा का सारा कोफैक्टर निकाल के हम क्या करेंगे, उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, जब कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना देंगे उसका नाम हम रख रहे हैं C। तो कोफैक्टर वाला जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, -2 1 और 5, -2 1 5 और इधर कितना आ जाएगा, -1 2 1 -1 2 1 और इधर कितना आ जाएगा 2 -4 -5 2 -4 -5। तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। यानी कि जितना कोफैक्टर था वो सारा का सारा निकाल दिया, उसके बाद एक मैट्रिक्स बना दिया हमने। ध्यान से समझना, हमने क्या किया, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया था A, उस A का मैंने सारा का सारा कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है, अब हमें अगर पूछा जाता है कि एडजॉइंट ऑफ A क्या है, ठीक है, ये A दिया हुआ था, A का हमने कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स बनाया। अब हमसे पूछा जाता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बताइए कि है क्या। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ध्यान से समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारा, वो हमारा जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा निकला उसका ट्रांसपोज। जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा निकला है उसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या था, -2 1 5 -1 2 1 2 -4 -5, ये हमारा मैट्रिक्स निकला था। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये हमारा एडजॉइंट हो जाएगा, यानी कि -2 1 5 -1 2 1 और 2 -4 -5, तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो आसान भाषा में समझा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो गया, जो भी हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, जो भी हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स निकलेगा उसका ट्रांसपोज। सी हमारा क्या हो गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी कि जो ए दिया जाएगा उसका कोफैक्टर निकाल के हम लोग एक मैट्रिक्स बना देंगे, वो उसको हम लोग बोलेंगे सी के नाम से। सबको समझ में आया एडजॉइंट क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत एडजॉइंट में कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? नो सर। समझ में आ गया, कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और उसी चीज को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, उसी का थोड़ा सा डिटेल टेक्निकल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग देख सकते हैं। ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड लेट ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, कोफैक्टर बोला गया इन डिटरमिनेंट ऑफ ए, then the adjoint of A denoted by adjoint of A is defined as adjoint of A is equal to AJI। ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज किया है कि इसको बोला गया AIJ और इसको बोल दिया गया AJI, यानी कि ट्रांसपोज हो गया, उल्टा हो गया। जब भी AIJ को मैं AJI कर दूंगा तो सारा का सारा एलिमेंट जो है हमारा चेंज हो जाएगा, तो वो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसलिए इतना टेक्निकल चीजों में नहीं समझ के हम लोग आसान भाषा में इंसान की तरह आसानी से समझ में आ जाना चाहिए चीजें। तो हमने एक मैट्रिक्स दिया गया हमें A, उसका हमने कोफैक्टर निकाला सारा का सारा, कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर का जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। मेरे पास एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आप लोग को देना चाहूंगा और आप लोग को फाइंड आउट करके बताइए कि उसका एडजॉइंट क्या निकला। ठीक है, मैं एकदम बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, मेरे पास 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है,
और इसका निकाल के बताइए कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकलेगा अगर ये ए है तो। आपके पास 2 मिनट का समय है, बड़ा ही फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए, बताइए इसका एडजॉइंट क्या आएगा। सर इसका फर्स्ट एलिमेंट जो वो हमारा होगा 3, उसके बाद सेकेंड वाला मतलब रो में होगा 3 और 5, उसके बाद सेकेंड रो में होगा 1 और 2। 1 और 2। 2 ये एडजॉइंट। यस चलिए, और किसी का कोई आंसर, एनीवन एल्स? सर 2 माइनस 5 सर यही है। 2 माइनस 1 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 माइनस 1 3 माइनस 1 3। चलिए, और कोई? एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आया, और कोई, एनीवन एल्स? फर्स्ट आंसर फर्स्ट वाला सर 3 माइनस 5 3 माइनस 5 माइनस 1 2। ओ नया आंसर ना, ओके ठीक है। चलिए बोलिए कितना निकला एडजॉइंट ऑफ ए, रो वाइज बोलिएगा, रो वाइज बोलिए, इस वाइज। 3 माइनस 5 3 माइनस 5 उसके बाद माइनस 1 2 माइनस। Yes. चलिए टोटल 3 आंसर है हम लोगों के पास, ठीक है। देखिए ये सब चीजों में आप लोगों का गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी से करीब 10-20 दिन पहले से हम लोग डिटरमिनेंट भी पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स भी पढ़ रहे हैं। ये डिटरमिनेंट का हमें करीब 10-12 लेक्चर में खत्म हो गया, ये मैट्रिक्स का हम ऑलमोस्ट 10 लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो अब आप लोगों से गलती, मेरे ख्याल से गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी गलती हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्योंकि 3 आंसर तो होगा नहीं, आंसर तो एक ही आंसर होगा, ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि किसने सही आंसर दिया किसने गलत आंसर। इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब इतना आसान क्वेश्चन होने के बावजूद भी 3 आंसर आया है, ठीक है। दिक्कत इस चीज का, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही चीज नहीं है। देखिए ध्यान से, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, जिसका वैल्यू दिया गया है 2 5 1 3। सबसे पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, C11 अगर हम निकालते हैं, ध्यान से सोचेगा, आराम से करना है ना, हमको हड़बड़ी में क्या है, बच्चे की तरह आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ये और ये हटाएंगे तो सिंपल एलिमेंट बचा 3, ठीक है, और 1 + 1 इवन होता है तो 3 होगा, C12, ठीक है। 1 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 2 निकालेंगे तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट हट गया, सिंपली बचेगा कितना 1। बट ये 1 + 2 ऑड है, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, पूरा का पूरा कोफैक्टर का मैंने फॉर्मूला भी बताया यहाँ पे ऊपर, बट फिर भी आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जीते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है। C21 बोलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये हट जाएगा तो कितना होगा 5, लेकिन 2 + 1 क्या है, ऑड है, तो ये क्या बन जाएगा -5। फिर C22 निकालेंगे तो हमारे क्या होगा, ये और ये हट जाएगा, सिंपली क्या बचेगा 2, तो 2 में मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 + 2 ऑड नंबर, इवन नंबर होता है। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 -1 -5 2, तो ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। बट अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी कि 3 -1 -5 2 जो है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 -1 -5 2, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 -1 -5 2, ठीक है। आया समझ में, आया कि नहीं आया? यस इसका मतलब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, अगर इसको देखिए याद भी रख लीजिएगा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है और उसका हमें एडजॉइंट निकालना है,
ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ देखिए, इधर 2 3 था, 2 3 यहाँ पे था, यहाँ पे क्या हो गया 3 2 बन गया, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 1 और 5 था, 1 और 5 के आगे देखो माइनस लग गया, 1 और 5 के आगे माइनस लग गया फाइनल रिजल्ट में। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपली जो है डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए और बाकी जो एलिमेंट है उसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर के केस में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए अच्छे खासे से सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे मान लेते हैं, अब अगर हमें एक एग्जांपल दे दिया जाए इस तरीके से कि ए, चलो ए नहीं बी ले लेते हैं इस बार, बी एक मैट्रिक्स दे दिया गया इस तरीके से 4 -6 2 -3। ठीक है, और बोला जाता है इसका एडजॉइंट निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए, एडजॉइंट ऑफ बी के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो बिना कुछ किए, -3 और 4, उसके बाद जो बचा हुआ है उस पर माइनस लगा दो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमारा एडजॉइंट निकल गया, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? डायरेक्टली आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट अगर 3 ऑर्डर का दिया जाए तब थोड़ा सा गड़बड़ी होगा। गड़बड़ी मतलब क्या, मेहनत करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आप लोग के सामने करके दिखाया, और फिर वही होगा कि फिर भी 50 रिजल्ट निकलेगा, 50 आंसर रहेगा आप लोगों का, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई 1 + 2 करता है तो 3 आता है, और किसी का 4 और 5 भी आता है, मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए आंसर आप लोगों का अलग अलग आता है। ठीक है, और वो कहाँ गड़बड़ी हो रहा है ये चीज समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गड़बड़ी नहीं कीजिए। तो ये था हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये था। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में कुछ एक प्रॉपर्टीज आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप लोग आराम से घर में बैठ के चाय वाय पीते हुए सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये झूठ मूठ का भी समय की बर्बादी होगा इसको सॉल्व करना, क्योंकि सेम क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया यहाँ पे कि अगर 3 ऑर्डर का दिया जाए तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसी के साथ 2 ऑर्डर वाला भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, और इसको अगर दोबारा सॉल्व करने दूंगा मतलब मैं आपका कैलकुलेशन प्रैक्टिस करा रहा हूं कि बेटा बताओ 1 + 2 कितना होता है, तो ये सब चीजें नहीं करना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और ये प्रॉपर्टी आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कहां से आया, कैसे आया, उस चीज को देख लेते हैं। और अब इसलिए रेडी हो जाइए, डिटरमिनेंट में कुछ कुछ चीजें पढ़ा था आप लोगों ने, वही चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा होता क्या है, ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से बेस्ड पूरा का पूरा आगे सारा चीजें लिखा जाएगा। होता क्या है कि हमारे पास, मान लेते हैं हम एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, अपने मन से 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक ए नाम का। ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जिसका नाम है सी मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अगर कोई पूछेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स पूरा का पूरा निकला उसका ट्रांसपोज हो जाएगा C1, कोफैक्टर मैट्रिक्स पूरा का पूरा ट्रांसपोज हो जाएगा। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो निकलेगा वो हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ये बन जाएगा हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा हमने मान लिया इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास ए में ले लिया और हमने एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है ये। उसके बाद अगर मैं ए और एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके के रिजल्ट आएंगे यहाँ पे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके के आएगा। ठीक है,
उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जो है C11, C12, C13, C21, C22, C23 और C31, C32। अच्छे से ध्यान से देखते हुए जाइएगा, बहुत ही आसान पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता होगा हम रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते थे, मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही टाइप का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या होगा, पहला रो और दूसरा कॉलम फिर से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब ये तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस A13 इंटू C33, ठीक है। अब आप लोगों में से कोई मेरे को बताइए कि इसका वैल्यू कितना आएगा, किसके बराबर आएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा? जल्दी बताइए। चलिए, आदित्य बोल रहा है लेकिन उसका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वेरी गुड, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। चलिए बहुत बड़े, इस बार आदित्य नहीं बोलेगा, कोई और बोलेगा। इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? अभी 5 दिन नहीं हुआ है पढ़ा हुआ आप लोगों का ये। 0, बहुत बढ़िया, 0। ये वैल्यू किसके बराबर, कितने बराबर आएगा ये वाला? वो भी 0। वो भी 0। मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था उस समय कि जब डिटरमिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, अगर उसके एलिमेंट्स के साथ उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर आता है। और अगर उसी के रो के साथ अगर दूसरे रो का, क्योंकि देखिए ये पहला रो है, दूसरे रो का कोफैक्टर कौन सा है हमारे पास? ये है C21, C22। अगर पहला रो के एलिमेंट के साथ अगर मैं दूसरे रो का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू 0 आता है। मैंने बहुत डिटेली पढ़ा रखा है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो अपने नोट्स को रेफर करे, अच्छे से पढ़े, ठीक है, अच्छे से रिविजन करे सारे चीजें। अब ध्यान से देखिएगा, मैं पहला रो ही करके बता रहा हूं, बाकी सब सिमिलर तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम होगा, जिसके वजह से हमारा वैल्यू क्या निकलेगा? A21 C11, A22 C12, A23 C13, जिसके वजह से ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0। जब ये दूसरा रो दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेगा, देखिए क्या हो जाएगा? A21 C21, A22 C22, A23 C23, ये फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये फिर से 0 आ जाएगा। सिमिलरली ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले एक प्रॉपर्टी बताया था, आप लोगों को वो प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए। यहां से मैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं? डिटर्मिनेंट को ए को बाहर निकाल सकता हूं। मैंने बताया था कि मैट्रिक्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो सारा का सारा नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा होता नहीं है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक एक रो का एलिमेंट सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। तो इसमें से अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल दूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इस मैट्रिक्स का एक बड़ा ही खूबसूरत सा नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसी तरीके से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल के आया? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या निकल के आया? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो यही प्रॉपर्टी हमें बताया जा रहा था पहला थ्योरम में कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a करूंगा तो उसका वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई,
ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ किया। अब चाहे किसी भी ऑर्डर के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं, कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लूं, अगर सब में ये चीज करूंगा तो ये वैल्यू हमारा आएगा निकल के। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू मैट्रिक्स a, और उसका वैल्यू कितना निकल के आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी को यूज करके आगे हम एक दो अभी डेरिवेशन और करेंगे और एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और फाइंड आउट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम और अभी थोड़ा सा देखते हैं कि कुछ कुछ प्रॉपर्टी और क्या निकलता है इसको यूज करके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, कुछ कुछ वेरीफाई करने के लिए दिया गया है। इसमें क्या दिया गया मैं बताता हूँ, वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसमें भी वही बोला जाएगा, वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ठीक है, और इसको बैठ के घर में आराम से वेरीफाई करते रहिएगा, क्योंकि वेरीफाई वाला क्वेश्चन सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स लीजिएगा, एडजॉइंट निकालिएगा, उसको उसके a के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा वैल्यू क्या निकल रहा है। हाँ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने और पढ़ाया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब था अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो उसको बोलते थे सिंगुलर, अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। ठीक है, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकलता है, उस चीज को देखते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन मैंने आप लोग को बहुत पहले ही बता दिया था। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है मेरे पास a इंटू बी, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो एक को दूसरे का इनवर्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे a के साथ अगर मैं b को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो a के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, b को मल्टीप्लाई करने पे, तो ये जो b है उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a। ठीक है, ये जो b जो दूसरा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई किया उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ a। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से a इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो a इनवर्स हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, मतलब थोड़ा सा हिंट ले चुके हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। इसको इनवर्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो कभी आप ये कंफ्यूज नहीं हो गया कि सर ने आपने तो इन्वर्टिबल पढ़ाया नहीं, सिर्फ इनवर्स पढ़ा के छोड़ दिया, ये कौन सा नया प्रकार का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो a इंटू बी अगर कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर हमारा i आ रहा है, तो ये जो दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया गया, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a इंटू बी और हमारा आंसर आ रहा है i, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एक मैट्रिक्स आया a b के साथ अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमें क्या मिल जा रहा है, i मिल जा रहा है। b के साथ अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है, i मिल जा रहा है। तो यानी कि ये जो a मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ b, इसको हम लोग बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ b, और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं b इनवर्स इस तरीके से। ठीक है, बोलने का मतलब सिंपल है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं और मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो एक को दूसरे का इनवर्स बोला जाता है, बात उतना ही है। ठीक है, तो चाहे हम a के साथ b को a के साथ कोई एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें, i आ जाए तो जो जिस मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया उसको इनवर्स ऑफ a बोलेंगे। अगर मेरे पास एक b मैट्रिक्स है, उसके साथ किसी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा i आ गया, तो ये वाला जिसको मल्टीप्लाई उसको हमने बोलेंगे इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो आसान भाषा में हमें ये समझ में आ रहा है कि a इंटू a इनवर्स जो होगा वो i होगा, या फिर a इनवर्स इंटू a जो होगा वो i होगा। सिंपल सा बात है कि दो मैट्रिक्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अगर i आ जाए तो एक को दूसरे का इनवर्स बोला जाता है। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने ये भी चीज बताया था कि a इनवर्स का मतलब 1/a ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज गलत है, ऐसा
नहीं होता है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है कि इस तरीके से लिखा जाता है। अगर इस तरीके से लिखा जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है इनवर्स के बारे में बात किया जा रहा है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ फॉलो होता है नंबर के लिए, ठीक है, ये जो पावर वाला फॉर्म होता है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए होता है। नंबर हो गया, वेरिएबल जो होता है वो भी एक नंबर ही होता है, इसीलिए वेरिएबल के लिए नंबर के लिए चीज होता है। बट ये तो ना तो वेरिएबल है ना तो नंबर है, ये क्या है, एक अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट के लिए हमें कभी बचपन में पढ़ाई नहीं किया कि अगर तुम लाइफ में जाके अरेंजमेंट देखो तो उसको भी ऐसे लिख देना, ऐसा चीज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। चलिए आपको मैं एक चीज एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे जाके और काम आएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है v, ठीक है, अगर उसका मैं इनवर्स लिखूं तो क्या उसको 1/v ऐसा लिख सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं लिख सकते? एनीवन? कोई तो बताइए, कुछ तो बताइए, गलत ही बताइए, सही बताइए। आदित्य, आदित्य, अमृता, लाची, मौसम, बताइए, रितिका, रिया, सौरभ, शाश्वत, बताइए। सर वेक्टर डायरेक्शन होता है। वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है। हाँ, तो समझिएगा, हमें सिर्फ बोला गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है कि x टू द पावर -1 इज इक्वल टू n/x, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए होता है, यानी कि कोई ना कोई सिर्फ नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा, सिर्फ उसके लिए हो सकता है, ठीक है। अब डायरेक्शन ना तो वैल्यू है ना कुछ, डायरेक्शन एक पर्टिकुलर चीजों पे जा रहा है, उसको तुम 1/डायरेक्शन ऐसा कभी किसी को लिखते हुए देखा है आज तक कि चलो तुम क्या कर रहे हो, मैं डायरेक्शन को 1/डायरेक्शन लिख रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के केस में होता है, वैल्यू के केस में होता है, ठीक है। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है? ये क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सर वेक्टर मैग्नीट्यूड एक वैल्यू हो गया। मैग्नीट्यूड कैसा होता है? मैग्नीट्यूड होगा या तो 2, मैग्नीट्यूड होगा या तो 5, उसका अगर रेसिप्रोकल लूंगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने, अब ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को मैं मैट्रिक्स के साथ भी जोड़ देता हूं, ठीक है, तब समझ में आएगा। तो इसलिए ध्यान से कुछ कुछ चीजें समझिएगा, हम लोग जो गलती करते हैं वो अनजाने में कर देते हैं गलती, ठीक है। हमें बचपन से एक चीजें पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट बड़े होते होते हम क्या उस चीज को एकदम दिमाग में बसा लेते हैं और सोचते हैं कि यही जनरल चीज है, पूरा दुनिया में सब ऐसे ही काम होता है, बट ऐसा होता नहीं है। वो चीजें अलग चीज के लिए सिखाया गया था और अभी हम लोग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ए को मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूं, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट निकालता हूं, अगर उसका मैं इनवर्स ले लूं तो ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? एनीवन? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? यस यस सर, लिख। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर डिटरमिनेंट का जो हम डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, बहुत बढ़िया। डिटरमिनेंट एक नंबर है, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या निकल के आएगा, या तो 2, 3, 4, -5, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ना भाई। तो जब वो नंबर निकल के आ रहा है तो उसका मतलब क्या, अगर वो नंबर निकल के आ रहा है मतलब वही है कि उसका वो एक नंबर की तरह एक्ट करेगा, नंबर की तरह बिहेव करेगा। अगर आपका वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से लॉगिन की साइन कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है जो आपके आंसर में गड़बड़ी करता है, बट ये जो है ये कोई नंबर नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा चीजें हो जाता है कि सर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ क्वेश्चन बनाने का, बट मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो अच्छे से कर ही रहा हूँ या कर ही रही हूँ। तो उसमें दिक्कत क्या होता है कि ये सब छोटे छोटे चीजें जो होता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम लोग ये चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के गड़बड़े हम लोग फिजिक्स में भी करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में मेरे साथ भी होता था ये सब गड़बड़े, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से बता पा रहा हूँ। होता क्या था, हम लोग जब भी एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है वो सेम तरीके की चीजों के साथ करते हैं, चाहे अगर हम ये वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी को ही ऐड करते हैं, ठीक है, फोर्स के साथ फोर्स को ही ऐड करते हैं, सेम डायमेंशन वाला ऐड करते हैं। बट कभी कभी गलती से हम क्या करते हैं, फोर्स और एक्सेलरेशन को ऐड कर देंगे,
या फिर फोर्स और वेलोसिटी को ऐड कर देंगे जिसके वजह से हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हमें समझ में रखना चाहिए। चलिए, तो ये तो था हमारा इनवर्स के बारे में हल्का फुल्का जानकारी, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसी चीज को हमने हल्का फुल्का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि वो इनवर्स जो होता है, इनवर्स में मैंने एक चीज बताया भी था कि जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन कहां से आता है, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखा था कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू कोई तीसरा मैट्रिक्स आ रहा है c। ठीक है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा है इक्वल टू कोई तीसरा मैट्रिक्स आ रहा है c, तो क्या मैं a को ऐसे लिख सकता हूं c बाई बी? लिख सकता हूं क्या a को ऐसे c बाई बी? नो सर, क्यों नहीं लिख सकते? वो मैट्रिक्स है। हाँ, वो मैट्रिक्स सर है, वो अरेंजमेंट है ना सर, इसीलिए नहीं लिखे। अरेंजमेंट है, वो नंबर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यही सब चीजों के वजह से गड़बड़ी होता है, ये सब नहीं करना है। बट अगर ऐसा रहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू सी, तो b इज इक्वल टू सी बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस सर, इसका हम ऐसा अगर सी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो वो हम लिख सकते हैं। c का मैग्नीट्यूड क्यों निकालेंगे? c का मैग्नीट्यूड निकालने की क्या जरूरत है? अगर मान लो 2b ऐसा लिखा हुआ रहता है 2bc, तो हम लोग b इज इक्वल टू सी बाई टू लिख सकते हैं कि नहीं, या 1 बाई टू इंटू सी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, वही चीज है। ये क्या है, ये एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट टर्म होगा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट बोल दिया मतलब वो एक वैल्यू हो गया, इसलिए मैंने बार बार चिल्ला रहा था स्टार्टिंग के क्लास में कि डिटरमिनेंट एक वैल्यू है और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझिएगा। वैल्यू मतलब कोई ना कोई नंबर। ठीक है, तो वही चीज हम कोई भी चीज पढ़ेंगे तो हमें डिटेली अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो क्या हो रहा है अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होगा हमें। ठीक है, ऐसे पढ़ तो लेंगे लिख तो लेंगे, लेकिन एग्जाम में जाकर फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होने लगेगा, या फिर जब हम लोग रिवीजन करेंगे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है तो उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स है, a भी एक मैट्रिक्स है और i भी एक मैट्रिक्स है। तो ठीक उसी तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि a इंटू ब्रैकेट के फॉर्म में, इन दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और इक्वल टू कितना आ गया i। हमने ये चीज पढ़ा था इनवर्स में अभी कि एक मैट्रिक्स के साथ अगर दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है और आंसर आ जाता है i, तो एक को दूसरे का इनवर्स बोला जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे अभी। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि एक मैट्रिक्स है a और a के साथ एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a कुछ ना कुछ नंबर है, तो कुछ ना कुछ नंबर है, और एडजॉइंट ऑफ a एक मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं या a/2 लिखूं, तब भी वो क्या रहेगा, एक मैट्रिक्स ही रहेगा। मैट्रिक्स को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो सारा का सारा एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक मैट्रिक्स ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है a और उस a मैट्रिक्स के साथ एक दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ऑफ a बाय a, और फाइनल रिजल्ट क्या आ जा रहा है i। तो उससे हमें समझ में आता है कि कुछ पॉइंट समझ में आता है कि ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ a बाय a, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में, इनवर्स ऑफ a। ये क्या बन जाएगा, इनवर्स ऑफ a। क्यों? क्योंकि ये वाला मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई हो के हमें रिजल्ट में i दे रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ a। इनवर्स ऑफ a मतलब उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a इनवर्स। a इनवर्स को रिप्रेजेंटेशन का तरीका इस तरीके से है। अब समझिएगा, यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब अगर हमें पूछा जाए कि a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, a अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बताइए a इनवर्स क्या होगा। तो a इनवर्स हमारा निकलेगा एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो a इनवर्स क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। और हमें ये समझ में आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a कहां है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि 1 बाय के फॉर्म में है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कि इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है,
अब देखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिनोमिनेटर में है, और हमने ये चीज पढ़ा था कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का या किसी भी एक्सप्रेशन का या किसी भी चीज का अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो गया तो वो चीजें अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो गया, उसको देखने का कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, तो उसको बचाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें नहीं चाहते हुए भी हमें ये चीज करना ही पड़ेगा, हम चाहे या ना चाहे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अगर इस चीज को डिफाइन करना है, इसका अगर अच्छे से लिखना है, ये चीज को जिंदा रखना है, तो उसके लिए हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। चाहे कैसा भी एक्सप्रेशन हो, दुनिया का कोई भी एक्सप्रेशन हो, अभी आप लोग आगे फंक्शन पढ़िएगा तो आगे पता चलेगा, हम लोग डोमेन रेंज पढ़ेंगे कि कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी चीज दिया होता है तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिनोमिनेटर इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि इस चीज को हमें जिंदा रखना है, इस चीज को डिफाइन करना है, और ये चीजें जिंदा जब ही रह पाएगा जब 2x - 1 यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो दुनिया में कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी चीज तभी डिफाइंड हो पाता है या तभी मतलब जिंदा रह पाता है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी चीज का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होगा तो उसको ए को क्या बोला जाएगा, नॉन सिंगुलर। और ये चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इन्वर्टिबल होने के लिए नॉन सिंगुलर होना चीजें जरूरी है। तो अभी समझ में आया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, वहां पे हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे समझे, आया समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कम से कम समझ में तो आया थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इनवर्स क्या हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए। इनवर्स हमारे क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाई ए। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स और प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, यही सब प्रॉपर्टीज है, उसको फिर से हम लोग एक करके और देख लेंगे। पहले हम लोग अपने तरीके से सारा का सारा प्रॉपर्टीज एक बार देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं एक बार। ठीक है, एक प्रॉपर्टीज हमने देखा सबसे पहले, याद कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमारा a इनवर्स निकला, तो a इनवर्स क्या निकला, एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, जहां पे डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली इसी चीज को यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a इनवर्स। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वही चीज है, डिटरमिनेंट ऑफ a तो एक कोई वैल्यू है, उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। ठीक है सर ये सेकंड वाला फिर से रिपीट करिएगा। रिपीट करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, वैल्यू है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। x बाई टू इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं कि नहीं, हाय लिख सकते हैं कि नहीं इसको? यस सर। तो वही क्या हुआ, इसमें कौन सा नया रॉकेट साइंस है, ध्यान से देखिए क्या हुआ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये क्यों हम लोगों ने लिया, तीसरा पॉइंट देखिएगा, ये तो एक पॉइंट है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिएगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, i होता है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू i होता है। अगर मैं दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दूंगा, a इंटू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, i का डिटरमिनेंट। a इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, a भी एक मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अगर a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालें तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a। अब सबका सब वैल्यू हो चुका है, क्योंकि डिटरमिनेंट मतलब होता है वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि कोई भी अगर इनवर्स मैट्रिक्स है, उसका अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाता है सिंपली। ठीक है, और 2-3 पॉइंट्स हम लोगों के पास है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स और है हम लोगों के पास थोड़ा सा देखने के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, अभी फिर से आप लोग का दूसरा क्लास चलेगा, मेरा भी दूसरा क्लास चलेगा, और
आज से 11th का क्लास भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल चेंज हुआ है, आप लोगों को टाइम टेबल गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग अच्छे से रिवीजन किया कीजिए, बहुत सारी चीजें आप लोग भूल जाते हैं, इंसान है भूलते हैं, ठीक है, बट हमें कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।